तो आज स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है भारत और उसके पड़ोसियों के तुलनात्मक विकास अनुभव, कंपेरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। तो ये लास्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमिक्स किताब का, भारतीय अर्थव्यवस्था का ये लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम भारत और उसके पड़ोसी देश जो कि पाकिस्तान और चाइना है हमारे सिलेबस में, उनके ग्रोथ इंडिकेटर्स में हम देखेंगे कि इन तीनों के बीच में कैसे कैसा अनुभव रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विकास पथ या पाथ स्ट्रेटजी क्या रही है भारत की और चाइना की और पाकिस्तान की। जैसे कि हमें पता है भारत 1947 में इंडिपेंडेंस मिली भारत को, पाकिस्तान को भी सेम ईयर में मिली। वहीं चाइना को 1949 में चाइना का गठन हुआ। और इकोनॉमिक जो पॉलिसी थी, डेवलपमेंट प्लानिंग थी, भारत में कब स्टार्ट हुई? 1951 में, चाइना में 1953 में और पाकिस्तान में 1956 में। तीनों ही में सार्वजनिक क्षेत्र पर, पब्लिक सेक्टर पर निर्भर थे, तीनों रिलायंस था तीनों का ही, तीनों ही देशों का। अब उसके बाद वर्ष 2018 से पाकिस्तान में 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2018 से 23 पर काम चल रहा है। चाइना में 14 पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान पे काम चल रहा है। और भारत में 2017 तक भारत ने पंचवर्षीय योजना आधारित मॉडल का अनुसरण किया। 2017 तक भारत में पंचवर्षीय जो 5 ईयर प्लान है वो चले हैं। इन तीनों के बीच में थोड़ा हमने समरी पढ़ी। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि चाइना में क्या क्या चीजें हुई हैं जब चाइना का गठन हुआ 1949 में, उसके बाद से। उसके बाद हम पढ़ेंगे पाकिस्तान में क्या हुआ है। इंडिया का हमने पहले पढ़ ही लिया है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना गया, और भी जो चीजें थी हम पिछले चैप्टरों में पढ़ चुके हैं। तो चाइना का हम देखेंगे सबसे पहले। तो चाइना गणराज्य की स्थापना के बाद उसने राज्यवाद और नियंत्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो चाइना ने क्या अपनाया कि जो नियंत्रण रहेगा वो सारा सरकार के पास, स्टेट के पास रहेगा। जैसे भारत में क्या है, कुछ नियंत्रण अर्थव्यवस्था का सरकार के पास है और कुछ पे निजी क्षेत्र जो प्राइवेट सेक्टर है उनको भी चांसेस दिए गए हैं। पर चाइना ने क्या डिसाइड किया, गणराज्य बनने के बाद, चाइना की जो स्थापना हुई 1949 में, उसके बाद चाइना ने बोला कि सारी चीजें नियंत्रण रहेगी अर्थव्यवस्था में। इसमें क्या होगा कि सभी संसाधनों का स्वामित्व राज्य के पास होगा। जितने भी संसाधन है, जितने भी रिसोर्सेज है, ओनरशिप ऑफ ऑल रिसोर्सेज वेस्ट विद द स्टेट्स। तो स्टेट के पास सभी संसाधनों का स्वामित्व या ओनरशिप रहेगी। दूसरा क्या है कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए और किसके लिए किया जाए। हमने पढ़ा था ना माइक्रो इकोनॉमिक्स में 11वीं क्लास में कि एक अर्थव्यवस्था की ये 3 मुख्य समस्याएं होती हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो इन तीनों चीजों का निर्णय कौन लेगा? इनका निर्णय राज्य द्वारा लिया जाएगा। ठीक है। अब चाइना का जो डेवलपमेंट पाथ है, विकास पथ है जो चाइना का, उसको 2 हिस्सों में हम पढ़ेंगे। एक हिस्सा है प्री 1978। तो 1978 से पूर्व क्या क्या था चाइना में, उसको पढ़ेंगे हम। और एक है पोस्ट 1978। तो 1978 के बाद क्या क्या हुआ चाइना में, हम उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पूर्व 1978 अवधि में क्या हुई। 2 मेजर चीज हुई है इसमें। एक है ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट लीप GLF, जो 1958 में चाइना में इस कैंपेन को इनिशिएट किया गया। किसके द्वारा इनिशिएट किया गया? माओ जेडोंग। क्या किया गया? 1958 में माओ द्वारा चीन की अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान को चलाया गया। तो इस अभियान को चलाया गया, इसमें क्या चीजें थी? एक थी इसमें संयुक्त खेती, कलेक्टिव फार्मिंग, की जितनी भूमि है उन सबको इकट्ठा करके उस पर फार्मिंग किया जाए। उसको हम क्या बोलते हैं? कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग या फिर कम्यून पद्धति। दूसरी चीज क्या की गई कि जो घरों के पीछे आंगन होता है उसमें उद्योगों को स्थापित करने के लिए सरकार ने बोला कि जितने भी तुम्हारे छोटे छोटे उद्योग लग पाए, तो उसके तहत लोगों ने अपने घरों के पीछे ही, बैकयार्ड में ही उद्योग या इंडस्ट्री लगाई। दूसरी चीज इस दौरान 1978 से पहले क्या हुई? एक ग्रेट प्लोरोटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति। तो क्या हुआ? 1965 में ये स्टार्ट हुई। 1965 में माओ ने महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति, जो कब चली? 1966 से 1966 से 1976 तक रहा, का प्रारंभ किया। जिसमें विद्यार्थियों, जो इसमें क्या हुआ कि जितने भी विद्यार्थी थे, विशेषज्ञ थे, उनको बोला गया कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में जाएं और वहां पे अध्ययन करें, वहां पे स्टडी करें कि उनमें हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। इसको डिटेल में आप किताब में पढ़िएगा, किताब में आपको इसके बारे में डिटेल में मिल जाएगा। तो इसमें क्या हुआ था
कि 1966 से लेके 1976 तक चाइना में माओ जो जिसकी सरकार थी, उसने छात्रों को, विशेषज्ञों को, रिसर्चरों को गांव के क्षेत्रों में भेजा गया कि ये अध्ययन करें। अब 1978 से पहले में यही दो चीजें हैं। 1978 बाद में, इसके 1978 के बाद क्या हुआ, अब हम उसको पढ़ेंगे। तो जो चाइना में अभी के टाइम में, वर्तमान समय में तीव्र औद्योगिक विकास हुआ है, उसको स्टार्ट कब किया गया? 1978 में। तभी हमने चाइना के बारे में दो हिस्सों में बांटा है, एक 1978 से पहले, एक 1978 के बाद, क्योंकि 1978 में चाइना में जो मेन रिफॉर्म है वो 1978 में ही आए हैं। तो इसमें हम 1978 के बाद वाले हिस्से को भी दो चरणों में पढ़ रहे हैं। एक है फर्स्ट फेज, प्रथम चरण क्या था, और एक सेकंड फेज। तो प्रथम चरण में क्या हुआ? तो प्रथम चरण में कृषि क्षेत्र में सुधार किए गए, जो एग्रीकल्चर था उसमें सुधार किए गए। इसमें क्या किया गया कि जो कम्यून भूमि थी, जो हमने पढ़ा ना 1978 से पहले वाले विकास में या उससे पहले वाले रिफॉर्म में, कि एक कम्यून सिस्टम को स्टार्ट किया गया, तो 1978 में उसको खत्म कर दिया गया। उसको खत्म करके क्या किया गया? कम्यून भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया गया। जो इकट्ठी भूमि थी, कलेक्टिव फार्मिंग कर रहे थे किसान, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया गया और उस भूमि का आवंटन किया गया खेती के लिए, कि इस पे खेती कर सकते हैं। तो लोगों को, व्यक्तिगत परिवारों को वह भूमि बांट दी गई। पर वो जो जिन लोगों को बांटी गई, जो किसान थे वहां पे, वे भूमि के स्वामी नहीं थे। उनकी भूमि उनकी नहीं थी, भूमि सरकार की ही थी। बस वो एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि किराए पर किसानों को दी गई, स्वामित्व नहीं दिया गया किसानों को, उस पर वो खेती करने के लिए दिए गए। दूसरे फेज में क्या सुधार हुए? दूसरे चरण में क्या किए गए? पहले चरण में कृषि पर फोकस किया गया, दूसरे चरण पे औद्योगिक क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में फोकस किया गया। इसमें क्या किया गया? निजी क्षेत्र के उद्यमों को वस्तु उत्पादन करने की अनुमति दे दी गई। जो निजी क्षेत्र क्या, जो प्राइवेट सेक्टर है, उसको भी परमिशन मिल गई कि अब वो भी उत्पादन कर सकते हैं। इससे क्या हुआ? जो एसओईज है, सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम जो थे, उनके लिए कंपटीशन हुआ। जैसे भारत में पीएसयू होती है ना, अलग अलग जो सरकार की कंपनियां, जैसे एयर इंडिया थी, एनटीपीसी है, इंडियन रेलवे है, बहुत सारी कंपनियां, आईओसीएल है, ओएनजीसी है, जो हमने पढ़ी है इंडिया वाले सेक्टर में। वैसे ही जो चाइना में स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस थी, सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम, उनके लिए कंपटीशन हुआ। क्यों? क्योंकि अब निजी क्षेत्र को भी अनुमति मिल गई, अब वो भी उत्पादन करेंगे। ठीक। दूसरी चीज क्या की गई? दूसरी चीज थी दोहरी कीमत, डुअल प्राइसिंग की नीति को अपनाया गया। इसमें क्या होता है? जो किसान है और जो औद्योगिक इकाई है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो यूनिट्स हैं, उनको कीमत अपने आप फिक्स करने का राइट नहीं था। कब नहीं था? जो वो बिक्री करेंगे किसान और इंडस्ट्री वाले सेक्टर, या कुछ भी खरीदेंगे, तो उनकी कीमत कौन तय करेगा? सरकार द्वारा तय की जाएंगी। उसके अलावा जो किसान और इंडस्ट्रियल सेक्टर थे, उसके अलावा जो भी कीमत है वो बाजार पे सब खुली छोड़ दी गई, कि बाजार उस कीमत को डिसाइड करेगा। पर इन दो सेक्टर के लिए कीमत का निर्धारण कौन करेगा? सरकार द्वारा। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। इसमें किसान व औद्योगिक इकाइयों को सरकार द्वारा तय कीमत के आधार पर बिक्री और खरीद करने की आवश्यकता थी। सभी अन्य लेन देनों के लिए बाजार कीमतों के संचालन को अनुमति थी। तो उनके अलावा जो भी थे वो बाजार की कीमत के हिसाब से। बाजार में कीमत कैसे डिसाइड होती है? डिमांड और सप्लाई से। ये डिमांड है, ये सप्लाई है, जिस पे काटते हैं तो वो कीमत हो जाती है डिसाइड। पर इन दोनों के लिए सरकार तय करेगी कि गेहूं कितने में बिकना चाहिए, सारी चीजों की कीमत सरकार तय करेगी। तीसरी चीज क्या की गई? तीसरी चीज विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में SEZs ये कहते हैं, ये बनाए गए। इसमें क्या था कि चाइना में कुछ कुछ शहरों में, कुछ कुछ सेक्टर में, कुछ कुछ जगहों पर, क्षेत्रों में ऐसे जोन बनाए गए कि जहां पर विदेशी जो निवेशक हैं वो आसानी से अपना निवेश कर सके, अपने पैसे लगा सके। कैसे होगा? कि वहां पे टैक्स की दर कम होगी। कोई जैसे मान लो कोई एरिया है, ये एरिया है, XYZ सिटी है, यहाँ पर क्या है कि अगर कोई विदेशी पैसा डालेगा, जिसको हम इंग्लिश में FDI बोलते हैं, तो उसके लिए आसानी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टैक्स कम होंगे, इंपोर्ट टैरिफ वगैरह जो भी होते हैं वह कम होंगे। तो ऐसे जोन स्थापित किए गए जिससे विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में क्या हुआ। तो पाकिस्तान में जो हुआ भारत से बहुत ज्यादा सिमिलर है। तो क्या हुआ? पाकिस्तान में भी सेम मिश्रित आर्थिक प्रणाली अपनाई गई, भारत में भी वही थी। पाकिस्तान में भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम लगाए गए। पाकिस्तान में भी हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन आई।
पाकिस्तान में भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आयात प्रतिस्थापन की नीति को अपनाया गया। जैसे भारत में सारी चीजें हमने पढ़ी थी ना, जब इंडियन इकोनॉमिक्स में हम स्टार्टिंग के चैप्टर्स में भारत के बारे में पढ़ रहे थे, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, सरकारी कंपनियां, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों होते हैं, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड अर्थव्यवस्था, मिश्रित। तो पाकिस्तान में भी वही हुई। दूसरी चीज क्या, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम लगाए गए, सरकारी उद्योग लगाए गए। तीसरी हरित क्रांति, जिसको हमने डिटेल में पढ़ा है भारत के लिए, सेम पाकिस्तान में भी आई। तीसरी आयात प्रतिस्थापन, जो भारत इंपोर्ट करता था उसके लिए भारत ने उनको रिप्लेस करने के लिए, सब्स्टिट्यूट करने के लिए उद्योग लगाए थे, तो सेम पाकिस्तान में भी सेम हुआ। ये कब हुआ, 1950 और 1960 के अराउंड। अब इसके बाद 1970 के प्रारंभ में क्या हुआ, पाकिस्तान में जितने भी पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग थे, जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया उनका। ठीक। और 1970 के अंत में सरकार ने नीति में बदलाव किए गए। 1900 स्टार्टिंग में तो ये किया गया राष्ट्रीयकरण, फिर एंड में 1970 के अंत में भी राष्ट्रीयकरण उल्टा कर दिया गया। इसमें क्या हुआ, फिर उसके बाद निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया गया। और जो फाइनल रिफॉर्म थे, जो भारत में हमने पढ़े थे ना 1991 के बाद भारत में मेन रिफॉर्म आए, जिसको हमने पढ़ा था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। पाकिस्तान में उससे सिमिलर रिफॉर्म कब आए थे, 1988। तो 1988 इंपॉर्टेंट साल है पाकिस्तान के लिए, जैसे भारत में 1991 है। अब इसके बाद हमने अब तक इस चैप्टर में पढ़ लिया कि कैसे कैसे पाकिस्तान में, तो हमने थोड़ा सा समरी पढ़ ली, चाइना की हमने समरी पढ़ ली। अब हम इंडिकेटर, संकेतक के बारे में बात करेंगे। संकेतक क्या होते हैं, एक होते हैं जननांकीय संकेतक की जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है, डेंसिटी, लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो, फर्टिलिटी रेट, अर्बनाइजेशन, ये सारी चीजें कैसी रही इन तीनों देशों के बीच में, तो उसके हम आंकड़े पढ़ेंगे। ठीक। तो जैसे आप देख सकते हैं, भारत की जनसंख्या काफी ज्यादा है, पाकिस्तान की कम है, चाइना की भी ज्यादा है। अब तो भारत ने ओवरटेक कर लिया है, तो पर ये 2019 के आंकड़े हैं। पर इससे हमें क्या पता चलता है कि भारत की और चाइना की जनसंख्या पाकिस्तान की तुलना में बहुत ज्यादा है। ठीक। इसके बाद दूसरे आंकड़े क्या है, जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि की, हर साल कितनी जनसंख्या बढ़ रही है। तो जो वृद्धि दर है, ये पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, उसके बाद इंडिया में 1% से ऊपर है, और चाइना में सबसे कम है। अब चाइना में सबसे कम क्यों है, क्योंकि चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी, एक शिशु नीति को अपनाया गया था। जो कब अपनाई गई थी, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। 1979 के स्टार्टिंग में इस नीति को, वन चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया गया। क्यों, इससे क्या हुआ, इससे जनसंख्या वृद्धि दर को सफलतापूर्वक घटाकर लगभग आधा कर दिया गया। कि जो जनसंख्या बढ़ने की दर थी, उसको 1979 में जो 1.33% थी, वह घटकर कितनी होगी, 0.46% हो गई, आधे से भी कम हो गई। 2016 में इसको समाप्त कर दिया गया। 2016 में जो ये वर्ल्ड चाइल्ड पॉलिसी थी, इसको खत्म कर दिया गया चाइना में। क्यों खत्म किया गया, क्योंकि चाइना में जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी संख्या युवाओं की संख्या की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, और वहां पे जितने भी लोग थे, ज्यादातर बूढ़े हो रहे थे, नए लोग उतने पैदा नहीं हो रहे थे। तो इसलिए 2016 में इसको खत्म कर दिया गया। अब चाइना में शायद 2 लोग बच्चे पैदा करने की अनुमति है। इसके बाद तीसरा, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो भारत में 1 किलोमीटर में लगभग 455 लोग रहते हैं, चाइना में 148, और पाकिस्तान में 275। तो चाइना का एरिया भी बहुत बड़ा है, आपने पढ़ा होगा पहले वाली क्लासों में कि चाइना के जो एरिया है, भारत से 3 गुना है लगभग। तो चाइना में डेंसिटी ऑब्वियसली कम पाई जाएगी। भारत में सबसे ज्यादा है डेंसिटी, पाकिस्तान में भी ज्यादा है चाइना की तुलना में। इसके बाद लिंग अनुपात की, पर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, कि 1000 मेल है जनसंख्या में, तो कितने फीमेल है। तो भारत में सबसे कम है 924, हर 1000 पुरुषों पर, हर 1000 मेल पर 924 फीमेल है। चाइना में 949 है, पाकिस्तान में 943 है। इसके बाद फर्टिलिटी रेट, प्रजनन दर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलिटी, फर्टिलिटी रेट। ठीक। ये क्या होता है कि एक जो फीमेल है, वह कितने बच्चे पैदा कर रही है। तो भारत में औसतन 2.2 एक फीमेल है, जो अपनी जीवन में 2.2 बच्चे पैदा कर रही है। पाकिस्तान में ये 3.6 है, और चाइना में कितनी है, 1.7। चाइना में कम क्यों है, क्योंकि वर्ल्ड वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण, जो 1979 में आई है, इस वजह से चाइना में ये कम है। भारत में 2.2 है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। अब शहरीकरण का मतलब क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्बनाइजेशन। इसका मतलब है कि कितनी जनसंख्या, कितने 100 में से कितने लोग, कितने परसेंट लोग
शहरों में रहते हैं, तो भारत में केवल 34 है, चाइना में सबसे ज्यादा है 59 है, पाकिस्तान में भारत से तो ज्यादा है 37 है। तो ये हो गए इन तीन कंट्रीज के बीच में जो जननान के डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हैं, हमने उसको पढ़ लिया। अब अगले लेक्चर में, अगली क्लास में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और बाकी चीजें इन तीनों देशों के बीच में हम पढ़ेंगे।